नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके आरोही यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखते हैं सामान्य हिंदी में संज्ञा टॉपिक, जो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल परीक्षा 2020 के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। वैसे आप संज्ञा जानते हैं कि संज्ञा किसे कहा जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, यही सच भी है। अब प्रश्न उठता है, यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे? क्या जो हमने कहा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, बस यही इतना है कि और कुछ? इन्हीं सब के बारे में हमें देखना है। तो जब हम इस संज्ञा टॉपिक को अंदर देखे हुए थे तो वहाँ चर्चा किए थे कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के 8 भेद थे। ये शब्द टॉपिक के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं। शब्दों के 8 भेद थे। 8 में प्रयोग के आधार पर, जिसको 2 भागों में बांटा गया था, विकारी और अविकारी। विकारी और अविकारी टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, पीछे वीडियो पड़े हुए हैं, उसको देखेंगे आप। तो इसमें है कि अब यही विकारी शब्द जोड़ने से क्या होगा, इसकी परिभाषा थोड़ा दूसरे तरीके से देखें। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, भाव अथवा जीवों के नाम का बोध होता है। यहाँ आपने विकारी देखा। यहाँ विकारी का प्राय है संज्ञा एक विकारी शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है। ठीक है। तो विकार कह देने से विकार का अभिप्राय होता है किसी में लिंग, पीछे भी हमने चर्चा किया है, वचन कारक। ध्यान रखिएगा, लिंग वचन कारक टॉपिक भी संज्ञा के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। आपके सिलेबस में प्रत्यक्ष रूप से लिंग वचन कारक दिया हुआ है और कोई भी परीक्षा हो लिंग वचन कारक से प्रश्न आते हैं। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा कि जब वाक्य शुद्धि की बारी आती है तो आप कहते हैं कि राम ने कोट को पहना या राम ने धनुष को तोड़ा, तो ये वाक्य शुद्धि और अशुद्धि टॉपिक के अंतर्गत इसको लिया जाता है। तो राम ने धनुष को नहीं तोड़ा और राम ने कोट को नहीं पहना, राम ने कोट पहना और राम ने धनुष तोड़ा। को यहाँ साइलेंट है, कर्म है, इसको हम देखेंगे। यहाँ अशुद्ध है, को यहाँ नहीं लगेगा। सजीव वस्तुओं के साथ को नहीं लगता, निर्जीव वस्तुओं के साथ, सजीव वस्तुओं के साथ को लगता है, निर्जीव वस्तुओं के साथ को नहीं लगता। इस प्रकार से लिंग वचन आपको यही पढ़ना है। तो जैसे आपने देखा कि संज्ञा एक विकारी शब्द है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नामों का बोध होता है। अब प्रश्न उठता है कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं? वैसे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये 5 प्रकार की संज्ञाएं हैं। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे? यहाँ से प्रश्न बनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कौन सी जातिवाचक संज्ञा है या कौन सा समूहवाचक संज्ञा है। इस प्रकार से प्रश्न बनेंगे। फिर प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से, जैसे वाक्य शुद्धि के दृष्टिकोण से भी इसको देखेंगे। जैसे भी एक कमेंट में हम लिखाएंगे, भाववाचक और द्रव्यवाचक संज्ञाओं का प्रयोग बहुवचन में नहीं प्रयोग किया जाता। जब वाक्य शुद्धि की बात तो होगी या शुद्धि की बात होगी, तो यहाँ जब आपको कहीं द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञा दिखेंगे तो वहाँ आप इनका प्रयोग एक वचन में करेंगे। इन्हीं सब से आपके यहाँ प्रश्न भी बनते हैं। अब देखा जाए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहा जाता है। अब यहाँ है जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। जिस संज्ञा से, ध्यान रखिएगा परिभाषा को, जिस संज्ञा से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। एक व्यक्ति अथवा वस्तु। ठीक है, एक व्यक्ति, एक प्रकार का नहीं। जहां एक प्रकार की बात आएगी तो दूसरे कोटे में चला जाएगा जातिवाचक। यहां एक व्यक्ति, यहां एक प्रकार का व्यक्ति या एक प्रकार का वस्तु। ध्यान रखेंगे, दोनों में यही अंतर होगा। तो अब प्रश्न उठता है व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? व्यक्तियों के नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम ले लीजिए, राम, सीता, गीता, मोहन। ठीक है, ये सब क्या होंगे? व्यक्तिवाचक। फिर उसके बाद दिशाओं के नाम, दूसरे पॉइंट के अंतर्गत है दिशाओं के नाम। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, ये सब क्या है? दिशाएं हैं। तो दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अब यहाँ जैसे हमने पूरब की बात कही, पूरब, ध्यान रखिएगा, पूरब, अब यहीं से समझने की कोशिश करिए। पूरब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पूरब एक दिशा है, लेकिन ये संज्ञा है जब हम विशेष टॉपिक समीक्षा अधिकारी के लिए पढ़ते हैं। हालांकि इसको मैं पढ़ा चुका हूँ, समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी का टॉपिक पढ़ाया जा चुका है। प्री परीक्षा के लिए, मेंस के भी उससे कुछ लाभ होगा। तो यहाँ जैसे पूरब की बात आती है, पूरब एक संज्ञा है, यह विशेष है।
ठीक है, पूरब एक संज्ञा है, इसी का विशेषण बनाते ही इसमें ई प्रत्यय लगा देंगे। वहां हमने बताया है प्रत्यय के माध्यम से संज्ञा से विशेषण बनाया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से भी आप इनको पढ़ेंगे। तो अर्थात जहां पूर्वी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। समझने का प्रयास करिएगा। तो इसके बाद आगे है देशों के नाम। देशों के नाम की बात आती है तो देशों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कोई भी देश, ध्यान रखिएगा प्लीज, कोई भी देश व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जैसे चीन कह दिया जाए, जापान कह दिया जाए, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, कुछ भी। जैसे यहीं समझने का प्रयास करें, हमने कहा चीन, जापान, भारत, ठीक है, अमेरिका, इतने से हम काम चला लेते हैं। तो ये क्या है, ये सब के सब संज्ञा है। संज्ञा किस प्रकार के हैं, ये देशों के नाम है। फिर प्रश्न उठता है कि इन्हीं संज्ञा से अगर मुझे विशेषण बनाना होगा तो कैसे बनेगा। यहां समझने की कोशिश करिएगा। ये जो संज्ञा दिया गया है, हर संज्ञा में तो नहीं, लेकिन सारे के सारे संज्ञाओं में प्रत्यय लगा कर, ध्यान रखिएगा, प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाया जा सकता है। जैसे चीन है, चीन में ई प्रत्यय आपने लगाया, ध्यान रखिए, चीन में ई प्रत्यय लगा के आपने बनाया चीनी, प्रत्यय अंत में लगता है। चीनी शब्द क्या है, विशेषण है। उसी प्रकार से जापान है, समझने की कोशिश करिएगा। जापान है, जापान में आपने ई प्रत्यय लगाया, बना दिया आपने जापानी, ये भी विशेषण है। फिर भारत है, भारत में आपने ई या प्रत्यय लगा के आपने बना दिया भारतीय। फिर इसी प्रकार से अमेरिका है, अमेरिका में आपने ई प्रत्यय लगाकर क्या बनाया, अमेरिकी बना दिया। तो आपने यहाँ क्या देखा, यहाँ दो बातें आपने सीखी। एक तो देखा किसी भी देश का नाम है वो संज्ञा होगा, लेकिन उसी संज्ञा से विशेषण कैसे बनेगा। ये विशेषण जो है लेखपाल के आधार से थोड़ा हटके है, विशेषण टॉपिक से है, किंतु हम किसी संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं यह आपसे पूछा जाता है। समीक्षा अधिकारी में पूछा जाता है, एसआई में पूछे जाते हैं, अन्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यहाँ दोनों समझ लें। आपने देखा कि प्रत्यय लगा करके आपने विशेषण बना दिया। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। जहाँ भी विसंगति हो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। आपने देखा देशों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, देशों के साथ साथ समुद्रों के नाम। कोई भी समुद्र में ले लें, हिंद महासागर ले लें, प्रशांत महासागर ले लें, अटलांटिक महासागर ले लें, लाल सागर ले लें, काला सागर ले लें, पीला सागर ले लें, भूमध्य सागर ले लें, कोई भी सागर ले लेते हैं, समस्त सागरों का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद आता है पर्वतों के नाम की बात आती है। पर्वतों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। कोई भी पर्वत ऑल ओवर विश्व के ब्रह्मांड पर जितने पर्वत हैं, समस्त पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हिमालय ले लेते हैं, राकी ले लें, आरावली ले लें, एंडीज ले लें, कोई भी पर्वत ले लें, समस्त पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर बात आती है नदियों के नाम। नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोई भी नदी, गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है, ये सब कोई भी नदी हो व्यक्तिवाचक। फिर पुस्तकों की बारी आती है, तो पुस्तकों के नाम, कोई भी पुस्तक हो, ध्यान रखिएगा प्लीज, कोई भी पुस्तक हो। अब आप ऐसे समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पुस्तक तो बहुत हैं। हम रामायण ले लेते हैं, महाभारत ले लें, गीता ले लें, कुरान ले लें, बाइबिल ले लें, या कोई भी पुस्तक ले लें, समस्त पुस्तकों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात है सड़कों एवं चौकों का नाम। कोई भी सड़क, कोई भी चौक कहीं की भी हो, ठीक है, जैसे एलिगन रोड, मोतीलाल रोड, बैंक रोड, ठीक है, चांदनी चौक, रेड स्क्वायर चौक, कोई भी चौक, कोई भी सड़क जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद दिनों महीनों के नाम। कोई भी दिन, कोई भी महीना, चाहे हिंदी का दिन हो या हिंदी का महीना हो, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी के दिन महीने, समस्त दिन महीने किसमें आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के आएंगे। जैसे सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी, जेठ, आषाढ़, बैसाख, ठीक है, ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर बात आती उत्सवों के नाम। कोई भी उत्सव या त्योहार, कोई भी, जैसे होली हुआ, दिवाली हुआ, लोसांग त्योहार हुआ, ठीक है, ये सब, ईद हुआ, मुहर्रम हुआ, गणपति हुआ, ये समस्त त्योहार उत्सव क्या हैं, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ से जानना आपको क्या है, यहाँ से आपने दो बातें सीखी। एक तो
संज्ञा सीखा, दूसरे आपने यह सीखी कि उस संज्ञा के माध्यम से हम विशेषण कैसे बनाएं। आपने देखा कि इन संज्ञाओं में, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में आपने प्रत्यय लगा करके विशेषण बनाया है। आइए अब हम देखते हैं दूसरी संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब आपने देखा था, जैसे हम यहाँ डिफरेंसेस बताए थे, किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, और यहाँ देख रहे हैं कि एक ही, ध्यान रखिएगा, एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो। मेरी बात समझ रहे हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक ही प्रकार के व्यक्तियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। एक शब्द हम ले लेते हैं समझने के लिए ना, जैसे एक टॉपिक आपके यहाँ है, इसी में वृक्षों के नाम। ठीक है, अगर हम वृक्ष कहते हैं, ध्यान रखिए प्लीज यहाँ, अगर हमें वृक्ष कहते हैं तो वृक्ष कहते हैं तो वृक्ष क्या है? वृक्ष जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। अब व्यक्तिगत, अगर इसको व्यक्तिवाचक वृक्ष संज्ञा को बनाना हो तो कैसे कह दिया जाए? आम। आम क्या है? एक व्यक्तिगत वृक्ष का नाम है। और फिर आम का पेड़, फिर क्या है? नीम, नीम का वृक्ष, नीम का वृक्ष, अर्थात ये नीम क्या है? जातिवाचक नहीं है, सॉरी, वृक्ष जातिवाचक है, नीम क्या है? व्यक्तिवाचक है, क्योंकि पर्सनल नीम के वृक्ष की बात हो रही है। ठीक है, फिर कह दिया जाए पीपल। पीपल क्या है? पीपल आपका जातिवाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक है। किंतु ऑल ओवर अगर हम वृक्ष की बात करते हैं, वृक्ष एक जातिवाचक संज्ञा होता है। जैसे हम बच्चा, एक शब्द होता है बच्चा, समझने की कोशिश करिए। बच्चा कहते ही मुझे समस्त बच्चे दिखने प्रारंभ हो जाते हैं, उसी प्रकार से वृक्ष कहने से मुझे समस्त प्रकार के वृक्ष दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। तो जब किसी प्रॉपर हम वृक्ष का नाम ले लेते हैं, वो वृक्ष कहाँ चला जाएगा? व्यक्तिवाचक में चला जाएगा ना। यहाँ लिखा गया है किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो, और यहाँ एक ही प्रकार के। ठीक है, जैसे अब देखा जाए संबंधियों के नाम, इसमें देखते हैं व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या आता है। कोई भी संबंधी रिश्ते, जैसे भाई बहन, पिता माता, ठीक है, भाई बहन, पिता माता, ये सब क्या हैं? ये सब संबंधियों के नाम हैं। संबंधियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, पूछा जाएगा आपसे। फिर व्यवसाय के नाम, कोई भी व्यवसाय होता है, जैसे प्रोफेसर एक व्यवसाय है, वकील एक व्यवसाय है, जुलाहा एक व्यवसाय है। ठीक है, ये सब, पुलिस एक व्यवसाय है। जैसे यहाँ हम पुलिस की बात करते हैं, आइए हम पुलिस की बात करते हैं, आप परीक्षण करें क्या पुलिस व्यक्तिवाचक संज्ञा की जातिवाचक संज्ञा है? जैसे जल पुलिस दिखता है, फायर पुलिस दिखता है, ठीक है, ट्रैफिक पुलिस दिखता है, सिविल पुलिस दिखता है, सेना पुलिस दिखता है। अर्थात पुलिस कहते ही पुलिस की जाति दिखती है। लेकिन अब इस पुलिस में व्यक्तिगत किसी पुलिस की बात करें, जैसे हम कह लें रेलवे पुलिस कह लें, ठीक है, फिर सेना पुलिस कह लें, फिर फायर पुलिस कह लें, फिर सिविल पुलिस कह लें। ये फायर सिविल क्या हैं? व्यक्तिगत हैं, लेकिन पुलिस शब्द कहते ही यह आपका जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आइए और दूसरा देखते हैं। फिर कहा जाता है पदों के नाम। कोई भी पद जो है जातिवाचक होता है, व्यक्तिवाचक नहीं। ठीक है, पद में मंत्री, मंत्री शब्द कैसा है? मंत्री कहते ही समस्त प्रकार के मंत्री आपको दिखने प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे विविध विभागों के मंत्री, जब उस विभाग का नाम लेंगे तब कहाँ जाएगा? व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। केवल मंत्री शब्द कहने से मुझे कहाँ दिखेगा? जातिवाचक दिखेगा। तो आप इसको समझने बूझने का प्रयास करिएगा, इस प्रकार से आपके यहाँ प्रश्न बनेंगे। फिर बात आती है पशु पक्षियों के नाम। जितने भी पशु पक्षी होते हैं सब क्या हैं? वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। फिर कोई पशु, यहाँ पशु, ध्यान रखिएगा, इतना कहने से पशु मुझे क्या कहता दिखाई पड़ता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, जातिवाचक। लेकिन प्रॉपर अगर किसी पशु की बात कर लें, जैसे हम शेर की बात कर लेते हैं, गाय की बात कर लें, बैल की बात कर लें, बिल्ली की बात कर लें, घोड़े की बात कर लें, गैडे की बात कर लें, तो वो सब क्या हो जाएंगे? ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर केवल हम पशु की बात करते हैं तो जातिवाचक हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम हम कहें कुर्सी, कुर्सी कहें, और मेज, कोई भी वस्तु हो, कुर्सी, मेज, चारपाई, खटिया, ये सब। घर, घर भी,
तो घर कहें या कुर्सी की बात कर लेते हैं, कुर्सी कहते ही आपको समस्त प्रकार की कुर्सी दिखाई पड़ते हैं। कैसी कुर्सी? गोल कुर्सी, चौकोर कुर्सी, छोटी कुर्सी, बड़ी कुर्सी, लाल कुर्सी, पीली कुर्सी, लोहे की, प्लास्टिक की और लकड़ी की। जो लोहा, प्लास्टिक, लकड़ी है वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा जब नाम दे देते हैं। वही अगर कुर्सी शब्द केवल कहते हैं, कुर्सी शब्द जातिवाचक संज्ञा होता है। ठीक है, आइए फिर उसके बाद बात आती है प्राकृतिक तत्वों के नाम। प्राकृतिक तत्वों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा ना हो के जातिवाचक संज्ञा होता है। प्राकृतिक तत्वों में वर्षा, ठीक है, प्राकृतिक तत्व मतलब मौसम संबंधी, जैसे कह दिया जाए वर्षा। अगर हम वर्षा कहते हैं तो आपको कैसे महसूस हुआ कि वर्षा व्यक्तिवाचक है जातिवाचक? ऐसे करके आप समझने की कोशिश करिएगा, एग्जाम हॉल में भी आप समझ सकते हैं। जाड़े की वर्षा, मौसमी वर्षा, शीतकालीन वर्षा, ग्रीष्मकालीन वर्षा, अर्थात वर्षा के जो ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन, जाड़े की वर्षा, ठीक है, वो सब जो बात हम कहेंगे वो व्यक्तिगत हो जाएगा। लेकिन वर्षा शब्द प्रॉपर कहने से वह जातिवाचक हो जाएगा। फिर सुनामी, भूकंप की बात कर लें ना, वर्षा, सुनामी, भूकंप, ये सब, भूस्खलन, ये सब क्या हैं? ये सब प्राकृतिक तत्वों के नाम होते हैं। प्राकृतिक तत्वों के नाम आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब आइए अगला हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। अब प्रश्न उठता है भाववाचक संज्ञा किसे कहा जाता है? यहाँ आप देख रहे हैं लिखा गया है जिस शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के, किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म अथवा दशा का बोध हो। गुण, धर्म, दशा अथवा व्यापार का बोध हो। ध्यान रखिएगा, जिस शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, धर्म, दशा अथवा अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एक बात और आपको समझनी है, भाववाचक संज्ञा की पहचान हमारी इंद्रियां करते हैं, हम उसको महसूस करते हैं। जो 10 इंद्रियां हैं वो महसूस करते हैं। जैसे यहाँ कर लिया जाए गुण, जैसे एक शब्द आता है मीठा शब्द है। मीठा शब्द क्या है? मीठा शब्द विशेषण है, आप समझने की कोशिश करें, विशेषण है। लेकिन इसमें आपने आस प्रत्यय लगा करके क्या बनाया? आपने मिठास बना दिया। आप कहते हैं गन्ना कैसा है? मीठा है। गन्ना मीठा है किंतु गन्ने में मिठास है। ध्यान रखिएगा, यह मिठास शब्द, मिठास शब्द जो है, मिठास शब्द आप महसूस करते हैं। जो जिह्वा आपकी इंद्री है वो महसूस करती है। लेकिन किसी ने आपको बताया गन्ना कैसा है? मीठा है। गन्ने की विशेषता कैसी है? मीठा है। लेकिन जब आप उसको चूसते हैं या खाते हैं तो उसमें मिठास महसूस होता है, अर्थात आपकी इंद्रियां महसूस करती हैं। एक शब्द आता है बच्चा, यहां समझने की कोशिश करें। एक शब्द होता है बच्चा। बच्चा किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, मनुष्य का बच्चा, घोड़े का बच्चा, शेर का बच्चा, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं। लेकिन इस बच्चा शब्द जातिवाचक संज्ञा आपने समझा, लेकिन बच्चा में आपने पन प्रत्यय लगाया। क्या लगाया? पन। ऐसे देखें आप, बच्चा में आपने पन प्रत्यय लगाया तो क्या बन गया आपका? बचपन। अब आप मुझे बताएं, आप लोग बड़े हो चुके हो, आपको अपने बचपन का दिन महसूस होता है? जब आप खेलते रहेंगे मिट्टी के खिलौने से या किसी खिलौने से खेलते रहेंगे तो बचपन क्या करते हैं आप महसूस करते हैं। जवानी क्या करते हैं? महसूस करते हैं। बुढ़ापा क्या करते हैं? महसूस करते हैं। जवानी, बचपन और बुढ़ापा क्या होता है? एक अवस्था होती है। आपने यहाँ देखा, किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, धर्म और अवस्था के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आपने देखा भाववाचक संज्ञा की पहचान हमारी इंद्रियां करती हैं। अब यहाँ लिखा गया है कि भाववाचक संज्ञा कौन कौन सी हैं, जैसे मित्रता, बचपन, नम्रता, मिठास, चाल, समझ इत्यादि। आप समझें, शब्द यहाँ चूंकि शब्द की एक सीमा होती, ज़्यादा हम नहीं लिख सकते चूंकि ये चैनल की बात है।
अगर आप ऑफलाइन क्लासेस में हम बहुत लंबे लेक्चर देंगे, लेकिन यहाँ ज़्यादा हम नहीं कर सकते, वीडियो आपके बड़े होते जाएंगे। तो आप फिर एक शब्द महसूस करें। जैसे एक शब्द मिलता है मित्र। मित्र किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक। जातिवाचक। मित्रों की जाति होती है कि इसके मित्र हैं, सब हमारे मित्र हैं, व्यक्तिवाचक नहीं। लेकिन यही ये मित्र एक प्रकार की संज्ञा है। किस प्रकार की संज्ञा? जातिवाचक। लेकिन इसी मित्र शब्द में ध्यान रखिए, इसी मित्र शब्द में आप हमारे मित्र हैं। जैसे मैंने कहा हेलो मित्रों नमस्कार, सब जानते हैं धर्मेंद्र सिंह के इतने हजार मित्र हैं, लेकिन हम में आप में मित्रता है, यहां हमने ता शब्द लगाया। हम में आप में मित्रता है, यह हम आप महसूस करते हैं। मित्रता महसूस की जाती है, अर्थात जो आप महसूस करें वो भाववाचक संज्ञा है। मुझे विश्वास है कि इससे सरलतम नहीं समझा जा सकता और आप समझ रहे होंगे। आप हमारे मित्र हैं, यह XYZ जानते हैं, सभी यूट्यूबर जानते हैं, कितने हजार अगर इनके यहाँ व्यूअर हैं तो इनके XYZ के मित्र हैं। किंतु हम में आप में मित्रता है, यह हम महसूस करते हैं। मित्रता महसूस की जाती है, उसी प्रकार से शत्रुता भी महसूस की जाती है। आइए एक बात और यहीं समझने की जरूरत है। जरूरत ये यहाँ है कि ये जो भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में होता है। आप मुझे बताओ एक वचन में होता है कि नहीं होता है? आपने मित्रों लिखा हुआ देखे हैं? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं मित्रों, मित्रों से संबोधित करते हैं, बहुत सारे उनके मित्र हैं। लेकिन वहीं आप देखें ये मित्रता में मित्रत्व नहीं कहा जाता, अर्थात ये भाववाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में नहीं किया जाता। ये वाक्य शुद्धि में आप इसको समझेंगे, वाक्य शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण होगा। जिस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं होता, उसी प्रकार से द्रव्यवाचक संज्ञा का भी बहुवचन नहीं होता है। दो बातें अलग से समझी। आपने वाक्य शुद्धि की दृष्टिकोण से इसको समझा और ये भी देखे कि संज्ञा कैसे कैसे क्या। आइए अगला देखते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा का अभिप्राय है कि जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो। किसका बोध हो? नाप तौल वाली वस्तु, जिससे नापा जाए और तौला जाए। अब आप उसे क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। नापा तौला किसे जाता है? सोना, चांदी, लोहा, शीशा, दूध, पानी, तेजाब इत्यादि। इसमें आपने देखा कुछ जो द्रव्यवाचक संज्ञा हैं, इसमें जो भी आप मापें, जो भी नाप तौल सकते हैं, वो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है। इनका भी बहुवचन नहीं होता। बहुवचन नहीं, ध्यान रखिएगा, इनका भी बहुवचन नहीं होता। नहीं, आप प्रयोग करके देखें। चांदियों कहीं आपने सुना है क्या? सोनो सुना है क्या? नहीं सुना है। ठीक है। पानियों सुना है क्या? तेजाबो सुना है क्या? नहीं सुने हैं। अर्थात यहाँ क्या, ये एक वचन में प्रयोग होते हैं। लोहो नहीं आपने सुना है, लोहा सुना है। लेकिन किंतु ध्यान देने की जरूरत है, इसका प्रयोग एक जगह पर बहुवचन में प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? जैसे कह दिया जाए छत्तीसगढ़ में कई लोहे की खाने हैं। किसकी? लोहे की खाने हैं। किस परिपेक्ष में बहुवचन आया? कई खाने हैं। 1 खान, 2 खान, 3 खान, 10 खान, 20 खान। इस परिपेक्ष में इसका प्रयोग बहुवचन में किया जा सकता है, किंतु एक खान के परिपेक्ष में है। केवल सिंगल लोहा का प्रयोग आप बहुवचन में प्रयोग नहीं कर सकते। आइए अब देखते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है, समूहवाचक संज्ञा। ध्यान रखिएगा, समूहवाचक संज्ञा। अब समूहवाचक इसे संज्ञा किसे कहा जाता है? ठीक है। समूहवाचक संज्ञा जिस संज्ञा से व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध हो, उसे आप समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक शब्द इसके लिए आता है दल। ये वाक्य शुद्धि के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। दल, किसका दल? ठीक है। फिर सभा, किसका सभा?
सभा किसका? व्यक्तियों का, जवानों का दल। झुंड किसका? झुंड पशुओं का झुंड, झुंड में 1 2 3 10 20 50। गुच्छा किसका? गुच्छा चाबियों का गुच्छा, गुच्छे में कई चाबी होते हैं। बगीचा, ध्यान रखिएगा पूछा जाएगा कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। ध्यान रखिएगा बहुत सारे शब्द यहाँ से वहां तक रहेंगे, पूछा जाएगा कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा होगा। इसको आप ऐसे समझें, बगीचा कब कहा जाएगा? जब कई वृक्षों का समूह दिखेगा, कई वृक्ष एक जगह पर दिखाएगा तो उसे क्या कहेंगे? बाग या बगीचा कहेंगे। कुंज भी बगीचे का पर्याय है। ढेर, ढेर मतलब कई वस्तुओं का ऐसे समूह जो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद गिरोह, किसका गिरोह? डाकुओं का गिरोह, XYZ का जत्था। पुस्तकालय, पुस्तकालय समूहवाचक संज्ञा होता है। समूहवाचक पुस्तक, 1 पुस्तक 2 पुस्तक 10 पुस्तक, जहां पुस्तकों का पूरा जहां रख रखाव हो उसे क्या कहा जाता है? पुस्तकालय कहा जाता है। फिर एक बार आप समझें यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा। निम्नलिखित में से कौन से जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक तथा समूहवाचक संज्ञा है। एक तो इस प्रकार से प्रश्न बनेगा। दूसरा प्रश्न यहाँ से और क्या बनेगा, ये वाक्य शुद्धि के दृष्टिकोण से आप देखेंगे कि किसका बहुवचन में प्रयोग होना है, किसका बहुवचन में एकवचन में प्रयोग होना है। इस दृष्टिकोण से संज्ञा शब्द महत्वपूर्ण है। अब इसी के अंतर्गत आप देखेंगे अगला टॉपिक लिंग, वचन और कारक। अब आप पढ़ेंगे आगे लिंग। तब तक इनको देखें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करें। नमस्कार, धन्यवाद।